जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 तक कंप्लीट कर लिया है और ये हम लोग का किरण पब्लिकेशन बुक है जो कि गुरु रहमान सर का है। तो आप लोग इससे सेट लगाते रहिएगा। और आपका जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपको 27 मार्च को एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 10 से 12 दिन समय बचा हुआ है। तो आप लोग जोरदार तरीक़ों से सेट लगाते रहिएगा और अपना तैयारी अच्छे से करिएगा। और अपने जो है स्कोर देख लीजिएगा आप इसमें कितना सही कर पाते हैं। और आपका जो है मास्टर वीडियो दिया जा रहा है तो आपको वह सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट दिया जा रहा है। आपको जो है आप कल आज शाम को आपको जो मिलेगा वो आपको फिजिक्स का जो है मास्टर वीडियो मिलेगा। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यदि आप लोग पीडीएफ से भी रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से देखिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है ये हिंदी का कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग किसी वर्ड को बोलते हैं तो कम मुंह जो है कम खुलता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं यहाँ पर समवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ई उ औ बोलते हैं तो इसमें कम जो है हम लोग का जो है मुंह जो है वो कम खुलता है तो उसको हम लोग समवृत्त स्वर कहते हैं। चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए यहाँ पर किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और यहाँ पर अस्तित्ववाचक सर्वनाम। क्या अस्तित्ववाचक सर्वनाम ये आपका सर्वनाम लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार यहाँ पर व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को क्या वहाँ पर संज्ञा रूप को यहाँ पर कौन सा कारक कहा जाता है। तो उस कारक को कहते हैं आपको कर्म कारक। ठीक, आप लोग राइट आंसर भी कर लीजिएगा। और अगला जो चौथा हम लोग का प्रश्न है कि जिस शब्द का यहाँ पर कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य जो है अर्थ निकलता हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे समास कहा जाता है आपको बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चाय में थोड़ा दूध मिलाओ। यहाँ पर देखिए चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है। तो इसमें जो विशेषण प्रयोग किया गया है आपको थोड़ा, ये जो थोड़ा बहुत है इसी में आपको विशेषण यूज किया जाता है। चलिए छठा नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि किस क्रम में यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया यह आपको रामा ने राधा से पत्र लिखवाया, इसमें आपको प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस शब्द में जो है उर्दू का उपसर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर उर्दू का उपसर्ग इसमें से कौन से में नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो अवरोध में जो है उर्दू उपसर्ग नहीं है। ठीक, चलिए आठवां प्रश्न हम लोग का है कि किस क्रम में भाववाचक यहाँ पर प्रत्यय नहीं। देखिए यहाँ पर भाववाचक प्रत्यय किसमें नहीं है। तो आपका जो है टोपी वाला इसमें भाववाचक प्रत्यय बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है अंग्रेजी के प्रश्न को स्किप कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न को। यहाँ पर 16 नंबर से है कि सांसद के सदस्यों का जो निर्वाचन क्षेत्रों में विकास योजना के लिए जो है APL, यहाँ पर देखिए APLD योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि यहाँ पर वितरित की जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष आपको 5 करोड़ रुपये की राशि जो है वितरित की जाती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को यहाँ पर भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। तो हिंदी को आधिकारिक भाषा यहाँ पर 343 यानी कि अनुच्छेद 343 यह वर्णित करता है, घोषित करता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब सिपाही गदर या द ग्रेट यहाँ पर रिवोल्ट हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे। देखिए उस समय भारत के वायसराय कब कौन थे। तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, यहाँ पर सिपाही गदर ये कब होता है 1857 में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर 19 नंबर कि यहाँ पर भीरात लिखा गया है, भीरात नहीं भारत होगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव है तो उम्र का यहाँ पर आहता मापदंड। देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने आयु होनी चाहिए आपको। तो आयु के आपको जो होता है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महान सम्राट कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है। तो जो कनिष्क थे वह संबंधित थे कुषाण वंश से। ठीक, आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 21 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय केंद्रीय सूची में नहीं। देखिए यहाँ पर केंद्रीय सूची में नहीं है, ये जो मजदूर संगठन है ये केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर है कि संसदीय शब्दावली में यहाँ पर समापन से क्या ऐसा है। देखिए यहाँ पर समापन से क्या ऐसा है, तो किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक है उसी को यहाँ पर समापन कहा जाता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक को ही समापन कहते हैं संसदीय शब्दावली में। ठीक, यानी कि संसद की भाषा में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है जी, आपको माउंट आबू कहाँ पर है, तो राजस्थान में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार यहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो लगातार 2 बार जो संभाले हुए थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे 2 बार संभाले हुए थे। कब से कब तक, तो वह 1950 से लेकर 1962 तक उन्होंने पद संभाला रखा था। अगला 25 नंबर प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक पारित होने के लिए यहाँ पर किसे पूर्णतः एवं अंतिम अधिकार मिला हुआ है। तो पूर्णतः देखिए यहाँ पर जो अंतिम अधिकार जो मिला हुआ है, यह अधिकार दिया गया है आपको लोकसभा के सभापति को दिया गया है। ठीक, और यह जो वर्णित है आपको अनुच्छेद 109 और 10 के अनुसार इसको जो है इसको शक्ति मिला हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस जो है विदुषी ने वाद विवाद में अजय या यहाँ पर याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो यह चुनौती दिया गया था गर्गी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 27 नंबर प्रश्न है कि बंद का यहाँ पर जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार यहाँ पर किस उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था। तो यह अवैध ठहराया गया था केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर यहाँ पर किसने बनवाया था। देखिए यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर यह किसने बनवाया था, तो किसके द्वारा बनवाया गया था, यह आपको तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। देखिए जो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण है, तो ये वस्तुपाल और तेजपाल 2 थे। यहाँ पर वस्तुपाल और जो है तेजपाल 2 के द्वारा वह बनवाया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है जो देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि GIS किसका लघु रूप है। यानी कि आपको बताना है कि GIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जियोग्राफिकल यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक, आपको याद रखना है जियोग्राफिकल जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, सिस्टम होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या थे। तो अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है। तो ये तिरुपति जो है आपको यहाँ पर शेषाचलम पहाड़ी में। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ये शेषाचलम पहाड़ी में तिरुपति स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ से 32 नंबर की उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा। देखिए यहाँ पर आपको बात करना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है ये उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो ये स्वेज नहर है यह आपको लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर तारे जो है पूर्व से पश्चिम में जो है किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं। तो इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक, क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए जो है जो सूर्य तारे जो है पूर्व से आपको पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का कि किसके शासन के यहाँ पर शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने जो है चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। किसके शासनकाल में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जो है वेनसोंग ने अपनी यात्रा किया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्र भारत का यहाँ पर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपको कौन थे, वह सी गोपाल है, यहाँ पर सी राजगोपालचारी। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी जो है राइट आंसर कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 37 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यहाँ पर प्रदत्त किस अधिकार को यहाँ पर संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था। तो संविधान का दिल और आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है और किसको कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा था। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लीजिए। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। जैसे कि तारापुर
प्रतिकूल स्थान को, तारापुर, ट्रॉम्बे, यहाँ पर कल्पक्कम और जो है नरोरा, कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रॉम्बे। ठीक, ट्रॉम्बे जो है एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है और जो है ये अनुसंधान जो है आपको बिजली से संयंत्र है। ठीक, आपको याद रखना है ये ट्रॉम्बे क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, लेकिन ये जो सभी जो है आपको बिजली से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता सबसे ज़्यादा रहा? देखिए यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों का जो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रहा है वह कौन सा आपको राज्य पूछा गया है इसमें, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ से केरल हो जाएगा। कौन सा होगा? केरल हो जाएगा। केरल में जो साक्षरता दर टोटल की हम लोग बात करें तो आपको 93.91 था और उसी में हम लोग पुरुष की बात करें तो 96.02 था और महिलाओं की जो था 91.98 था। ठीक, चलिए अगला 40 नंबर है कि भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। देखिए गोवा अधीन था किसके, तो ये पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक, गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल से शासन मुक्त किया था। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 41 नंबर है कि यहूदियों के लिए जो है निम्नलिखित में से यहाँ पर किस देश का यहाँ पर किस देश की स्थापना की गई है? तो देखिए यहूदियों के लिए जो स्पेशल देश की आपको स्थापना किया गया है वह है आपका इजराइल। ठीक, यह इजराइल जो है आपको देखिए यहूदियों के लिए इजराइल देश की यहाँ पर स्थापना की गई और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 5 जुलाई 1950 को किया गया था और इसका राजधानी कहाँ है, जेरूसलम है और यहाँ की जो मुद्रा है वह न्यू शेकेल है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता? देखिए यहाँ पर किसने कहा था कि ईश्वर जो है ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता, यानी कि लूडो नहीं खेलता है, तो ये जो कथन है आपको आइंस्टीन का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे? देखिए यहाँ पर अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे, तो रूस जो था इसका हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पावापुरी में स्थित यहाँ पर कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। देखिए जो उस जल मंदिर का संबंध है पावापुरी से, तो वह जैन धर्म से उसका संबंध है। देखिए पावापुरी में स्थित जो है यहाँ पर कलम रूपी तालाब के बीच जो निर्मित जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है और पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक, आपको याद रहना है कि पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी और जिस जगह पर इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पर जो है ये कलम रूपी तालाब के बीच जो है जल मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर ग्लास नोस्ट और यहाँ पर पेरेस्टोइका शब्द ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। पहला इसमें मिखाइल यहाँ पर गोर्बाचोव से और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से, और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। और फिर यहाँ से हम लोग का है कि बोरिस यहाँ पर येल्त्सिन से और यहाँ पर स्टालिन से, तो हालांकि यह आपको स्टालिन से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला है कि दास कैपिटल के रचयिता थे, कौन थे? तो दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है। देखिए चीन में जो है सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है किससे, तो ये आपको सुन यात सेन से। ठीक, यहाँ पर सुन्यात सेन से जो है एक ही में रहता है, ये अलग अलग कर दिया गया है। तो सुन्यात सेन से जो है चीन में सांस्कृतिक जो क्रांति है वो संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लूनी नदी प्रवाहित होती है। लूनी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है जी, तो ये राजस्थान में जो है प्रवाहित होती है। ठीक, देखिए जो लूनी नदी है अजमेर के नाम, यहाँ पर देखिए अजमेर के नाम पहाड़ी से निकलकर जोधपुर संभाल में बहती है और गुजरात में जो है प्रवेश करके कच्छ की खाड़ी में वह गिरती है। तो निकलती कहाँ से है, ये आपको लूनी नदी अजमेर से निकलती है और ये आपको कच्छ के रण में गिरती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा जो पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से यहाँ पर मिलता है, कहाँ मिलता है जी, तो यह मिलता है आपको अमरकंटक में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुनार पहाड़ी क्षेत्र है कहाँ पर, तो ये मुनार पहाड़ी क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वतमाला है और इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो ये 72 किलोमीटर है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का
कि भारत का सबसे लंबा यहाँ पर महाकाव्य शास्त्र कौन सा। देखिए भारत का सबसे लंबा जो महाकाव्य शास्त्र है आपका महाभारत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे पहला जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला जो परमाणु संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र में आपको यह स्थापित किया गया था। ठीक, यह कब किया गया था। तो 1969 में स्थापित किया गया था। ठीक, अगला हम लोग का 54 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न है कि भारत के यहाँ पर प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। देखिए महिला गवर्नर की बात यानी कि महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक, कब थी। तो 1947 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है। तो इसको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून भी कह सकते हैं भारतीय जलवायु को। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा से यहाँ पर किस डेल्टा के मध्य स्थित है। तो चिल्का जो झील है यह है आपको महानदी और गोदावरी डेल्टा के मध्य यानी कि बीच स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य के जो है मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय जो है योगदान दिया था, कौन दिए थे। तो वह योगदान दिए थे मंडल मिश्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार राज्य की प्रथम फिल्म जो है पूर्णा मिलन, यहाँ पर पूर्णा मिलन का जो है निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया गया था महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा। ठीक, चलिए और इस फिल्म का निर्माण कब किया गया था। तो 1931 में किया गया था। ठीक, 1931। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। देखिए आपको अच्छा प्रश्न है। हरिजन मुख्यमंत्री की बात करें तो हो जाएंगे आपको भोला प्रसाद शास्त्री हो जाएंगे। ठीक, इनका जो कार्यकाल रहा था आपको 1968 से लेकर 1968 तक ही था, लेकिन ये कब से कब तक था। तो वह आपको 22 मार्च से लेकर 29 जून तक रहे थे। लगभग आपको 3 महीना ये प्लस जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोगों को जो है वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह जो प्रदान किया गया है आपको बिहार में। ठीक, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा बिहार में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 61 शुरू होता है। तो ये आपका जो है सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। पहले आप इस ग्राफ को देख लीजिए। ठीक, इसमें ग्राफ में क्या दिखा रहा है। तो इसमें आपको पूछा गया कि निम्नलिखित ग्राफ क्या दर्शाता है। तो यह ग्राफ दर्शाता है कि एक समान जो है चाल दर्शाता है। ठीक, XY और यह जो O है तो एक चाल और समय है, एक समान चाल दिखाता है। अगला प्रश्न देखा जाए 62 नंबर है कि एक वस्तु की मात्रा 4 गुनी एवं दूसरी वस्तु की मात्रा 4 गुनी बढ़ा दी जाए, यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। तो उसके बीच की दूरी में कितना परिवर्तन करना होगा ताकि गुरुत्वाकर्षण बल समान रहे। तो उसके बीच में जो आपको परिवर्तन करना है कितना, तो आपको 8 गुना परिवर्तन करेंगे तभी उसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल समान होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी द्रव्य में डूबे किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पर। तो उत्प्लावन बल निर्भर करता है आपको विस्थापित द्रव्य की मात्रा पर। आप लोग राइट आंसर से कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग 64 नंबर देख लीजिए। ये प्रश्न पहले हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे कि किसी दूरस्थ वस्तु से आती प्रकाश की समांतर किरणों के एक अवतल यहाँ पर उत्तल जो है उत्तल तल पर अतिरिक्त होता है। तो यहाँ पर जिसकी प्रतिबिंब पर्दों पर बनता है। तो निम्न में से कौन सा जो है किरण आरेख सही है। ठीक, देखिए इसमें से कौन सा किरण आरेख सही है। 4 दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा। इसमें जो दूसरा आपका किरण आरेख है वो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि साइनाइड का रासायनिक संकेत क्या होता है। देखिए साइनाइड का रासायनिक संकेत पूछा गया है, क्या होता है। तो CN होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी यदि परमाणु संख्या 19 एवं परमाणु पिंड संख्या 39 हो। तो इसमें आपको परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी। ठीक, तो इसके नाभिक की जो संरचना होगी वो आपको प्रोटॉन में जो है प्रोटॉन जो होंगे 19 और न्यूट्रॉन होंगे इसमें 20। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में अवकारक है। क्या अवकारक है? तो देखिए ये समीकरण जो आप देख रहे हैं इसमें अवकारक की भांति जो है CU प्रयोग हुआ है। ठीक, यहाँ पर अवकारक का काम कौन कर रहा है? CU। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 68 नंबर प्रश्न क्या है? ये आपको मैथ का प्रश्न। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको यहाँ से -5/4 होगा, यानी कि ऑप्शन जो 3 है उसमें आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2 विलयन जिसका pH 1 और मात्रा 100 यहाँ पर मिलीलीटर है, उससे एक अन्य विलयन के साथ जो है pH जिसका 2 है और मात्रा 200 मिलीमीटर है मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिमाणिक pH मान क्या होगा? तो इसका जो परिमाणिक pH मान होगा 1.33 होगा। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए जो है राइट कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है कि 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम को किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थित किया जा सकता है कि जिससे कि परिमाणिक प्रतिरोध यहाँ पर 4 ओम हो। यहाँ पर कैसे इसको व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसको आपको 2 ओम और 2 ओम समानांतर और जो है 3 ओम सीरीज में जो रखा जाए तभी इसका जो परिमाणी है वो आपको 4 ओम प्रतिरोध होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 71 नंबर है। प्रश्न है कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इसको गर्म करने को निष्पातन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पातन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सर्वाधिक यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक है? देखिए आपको सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सह संयोजक तथा उप सह संयोजक अवबंध है। उस कौन सा यौगिक है? तो वह यौगिक है आपका NH4Cl। ठीक, यहाँ पर अमोनिया क्लोराइड जो है ये आपको यहाँ पर आयनीय जो है क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 74 नंबर है कि जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या फिर प्रक्रिया लगाई जाती है? तो इसमें यह प्रक्रिया लगाया जाता है आपको ज़मीन में भरना, भस्मीकरण और ताप अघट और जो है गैसीकरण, ये सभी जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को यहाँ पर देख लीजिएगा कम सल्फर वाले ईंधन के प्रयोग करके किया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके इसको कम किया जा सकता है। चलिए 76 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, कौन होती है? तो ग्रीन हाउस गैस में इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होगा और उसके बाद क्या होगा? जल वाष्प होगा। ठीक, ये सभी जो है वातावरणीय ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग का कुल वास्तव में ऑप्शन ए वाला जो है सही है। और 77 नंबर है कि मच्छरों के जो यहाँ पर जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण। ठीक, जैविक नियंत्रण में देखिए यहाँ से प्रयोग हम लोग करते हैं आपका यहाँ पर गम्बूसिया। देखिए यहाँ पर गम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप लोग ऑप्शन बी है जो राइट आंसर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो मच्छरों के जैविक नियंत्रण अभिप्राय है कि मच्छरों के लार्वा खाने वाले जीव का प्रयोग या फिर गम्बूसिया एक होता है एफिनिस तथा कुछ साइप्रिनिडिस का प्रयोग करके मच्छरों के जो है जैविक नियंत्रण इसको किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार जो है अटलांटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अटलांटिक में जो है और अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान आपको स्टेशन का नाम बताना है, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है 79 नंबर कि वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को यहाँ पर वृत्ताकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो वह कौन सी संरचना है? यहाँ पर कौन सी संरचना है? तो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा पदानुक्रमिक आंकड़ा संचयन। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि बराबर अंतरालों पर उसकी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं होती है, कैसी होती है? तो ये काल्पनिक रेखाएं यहाँ पर कंटूर होती है। कैसी होती है? कंटूर या फिर समोच्च रेखा, इसी को कहते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी जो है आपको विनाइल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है कि क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में, यहाँ पर पारा में तैरता है एवं पानी में डूब जाता है? देखिए यहाँ पर पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, ऐसा क्या होता है? तो ऐसा आपको पारा का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो पानी में उत्प्लावन, यहाँ पर देखिए पारा में जो है उत्प्लावन करता है और पानी में वह डूब जाता है। ठीक, चलिए अगला 83 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? तो विटामिन ए संचित रहता है आपको यकृत में। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 84 नंबर है कि नग्न आँखों से देखा जा सकने वाला यहाँ पर कोषाणु कौन सा है? तो नग्न आँखों से आप देख सकते हैं किसको? यहाँ पर 100 माइक्रोन को। ठीक, यहाँ पर सबसे छोटा आकार का होता है, तो ये 100 माइक्रोन को आप देख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ से 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति ऑक्सीकारक है? देखिए यहाँ पर प्रति ऑक्सीकारक विटामिन कौन सा होगा? तो आपका विटामिन सी होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि आरएनए में यहाँ पर थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस रहता है? यहाँ पर कौन सा बेस होता है? थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है आरएनए में? तो आपका होता है यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 87 नंबर हम लोग का कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को, यहाँ पर एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को यहाँ पर एपो एंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आप लोग राइट आंसर एपो एंजाइम कर लीजिए, ऑप्शन सी जो है राइट है। और अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने से जो अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उस प्रतिकूल प्रभाव को घोर विषाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? घोर विषाक्त। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीवित कोशिका में जो है रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है? तो उसका पता जो है यहाँ पर स्वर्गीकरणी या फिर चित्रणीय या फिर यहाँ पर रेडियोग्राफी, ठीक, इन सभी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? यहाँ पर वो रात के जो है लाल दिखाई देता है, वो ग्रह कौन सा है? तो है आपका मंगल है। देखिए मंगल का सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं और इस ग्रह पर जो है वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल के 2 उपग्रह है जिसे हम लोग फोबोस और डिमोस कहते हैं और इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है निबस ओलंपिया है, जो कि एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 91 नंबर से यहाँ से हम लोग का मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग मैथ को सॉल्व करिएगा और मैं अभी इसका आंसर आपको लगा दे रहा हूँ और जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए 91 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। और 92 देख लीजिए, 92 का राइट आंसर क्या होगा? 92 का राइट आंसर आपको 1:√3 होगा। और फिर आपका यहाँ से 93 नंबर है, तो 93 नंबर का राइट आंसर आपको 210 सेंटीमीटर होगा। और 94 नंबर देख लीजिए, 94 का राइट आंसर आपको 120 किलोमीटर होगा। ठीक, 95 नंबर देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रश्न है, फिर और ऊपर है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, तो 95 का राइट आंसर आपको 10.10/11 घंटे होगा। और यहाँ से देख लिए पहले ये 96 नंबर प्रश्न है, तो 96 नंबर जो प्रश्न है आपको पहले इसका क्या करना है कि पहले इसको आपको ग्राफ को देख लेना है। ठीक, और ग्राफ के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से 20% हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इसका राइट आंसर 20% होगा। और 97 नंबर देखिए प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न देख लीजिए और इसका राइट आंसर आपको 50√3 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से हम लोग का 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर आपको 1,25,000 रुपये होगा। ठीक है, बहुत बड़ा रकम है। और अगला प्रश्न हम लोग का 99 नंबर प्रश्न है, तो 99 का राइट आंसर आपको
3.3/4% लाभ होगा। और 100 नंबर देख लीजिए, ये अंतिम प्रश्न है। 100 नंबर का क्या राइट आंसर आप लोग लगा रहे हैं? तो 100 नंबर का राइट आंसर आपको 200 ग्राम होगा। क्या होगा? 200 ग्राम होगा। राइट आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस 13 था, आज का हम लोग का सेवा समाप्त होता है। और जो अगला आपको सेट 14 होगा, मैं जल्द ही देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अगला भी सेट प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। और जो मास्टर वीडियो आपको दिया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी लगाते रहिएगा। ठीक, तो चलते हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट। और आप इसमें कितना सही कर पाए हैं, आप लोग इसको एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।